कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसा चीज़ होती है कि आपस में जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इट इज़ लाइक अ नेचुरल ट्रीटमेंट, बिकॉज ये कहीं पे कुछ यूज़ नहीं हो रहा, अपने कोई सेल्स पे अटैक नहीं कर रहा। इम्यूनोथेरेपी में उतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते जितने कीमो में आते हैं, जैसे बाल झड़ना, नेल्स काले पड़ने, स्किन काली पड़नी, हमारे चेंजेस आने स्किन में। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो आराम से आते हैं, जो कोई नौजिया, कोई उल्टी, कुछ नहीं होता, घर जाके बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और अपना सेशन आराम से लेते रहते हैं, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। 2022 के डेटा के हिसाब से भारत देश में लगभग 9 लाख लोगों को कैंसर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर डेटा को एनालाइज किया जाए तो ये लगता है कि भारत में कैंसर के इलाज में बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है, इलाज को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। भारत में ऐसे भी बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे पेशेंट को कैंसर के पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज। तो ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी क्या होते हैं, किन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है, क्या पेशेंट्स के सर्वाइवल में इन थेरेपीज से सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्या कैंसर को इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में। आज की हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन बठिंडा, पंजाब। डॉक्टर नेहा गुप्ता का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Deepak, to talk about the very recent topic, that is immunotherapy, जो बहुत ही डिस्कस्ड होता है among the patients also and among doctors also. कैंसर का जब भी इलाज किया जाता है तो यूजुअली हम रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जरी के बारे में ही बात करते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं। बेसिकली कीमोथेरेपी होती है, मेडिसिन होता है जो कि हमारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो बॉडी में है उस पर अटैक करती है। तो मैम ये इम्यूनोथेरेपी कुछ अलग होती है? इसका एक्शन जो मैकेनिज्म का है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। हमारा जो इम्यूनोथेरेपी है वो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके उनके अगेंस्ट, हमारे कैंसर सेल्स के अगेंस्ट अटैक करता है। तो कीमोथेरेपी भी दवाइयाँ ही होती हैं, इम्यूनोथेरेपी भी दवाइयाँ ही होती हैं? एग्जैक्टली, होता दवाइयाँ ही है, मेडिसिन ही होती है, डाल के दिया जाता है आईवी लाइन के थ्रू। और इम्यूनोथेरेपी के लिए हम एक मार्कर भेजते हैं जिसको बोलते हैं PDL1। यानी कि जिन कैंसर के पेशेंट में बायोप्सी में ये मार्कर पॉजिटिव आते हैं उन्हीं लोगों को हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। बेसिकली वी नो दैट इम्यूनोथेरेपी विल वर्क मोर इन दोज पेशेंट्स जिनमें ये हमारा PDL1 पॉजिटिव, और कितने परसेंटेज पॉजिटिव है दैट इज इंपॉर्टेंट। टारगेटेड थेरेपी क्या होती है मैम? लाइक फॉर एग्जांपल वील टॉक अबाउट द लंग कैंसर। जैसे हमारे पास पेशेंट का सैंपल आया, बायोप्सी आया, जिसमें आया पेशेंट है एडिनोकार्सिनोमा, तो वी सेंड सम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑन दोज बायोप्सी ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल EGFR, ELK, ROS एंड PDL1। अभी हम क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज इसके अगेंस्ट अगर कोई भी म्यूटेशन पॉजिटिव आती है, मान लो EGFR पॉजिटिव आ गया, ELK पॉजिटिव आ गया, ROS पॉजिटिव आ गया, तो वी हैव सम ओरल मेडिसिन विच विल टारगेट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी। इसीलिए इसको टारगेटेड बोलते हैं, क्योंकि कैंसर टारगेट है और ये केवल टारगेट को जाके हिट करती है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि कीमोथेरेपी में आपने बताया बाल उड़ जाते हैं, नेल का कलर चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्या ये टारगेटेड थेरेपीज में नहीं होते मैम? थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे EGFR एंटागोनिस्ट देते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, हमारे स्किन पे भी EGFR रिसेप्टर्स पड़े हैं। ओके, तो स्किन की क्या होता है, स्किन का रैश हो जाना, ठीक है, या फिर मुंह में छाले हो जाने, ओरल म्यूकस पे भी पड़े हैं और स्किन पे भी पड़े हैं, उसके अगेंस्ट अटैक करेंगे, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब इम्यूनोथेरेपी दोगे, कब टारगेटेड थेरेपी दोगे, या फिर कब कीमोथेरेपी दोगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा HER2 नेगेटिव है और ERPR पॉजिटिव आया है, ऐसे पेशेंट्स में हम कीमो देते हैं, कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी, फॉलोड बाय प्लस माइनस रेडिएशन, फॉलोड बाय हार्मोनल थेरेपी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास HER2 पॉजिटिव आया है पर ERPR नेगेटिव है, इन दैट पेशेंट HER2 पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हमारा टारगेट यूज़ होगा ट्रांसटोजोनाब। यानी कि बायोप्सी में आप कुछ टेस्ट भेजते हो, उन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि वो टारगेट वाली दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, या इम्यूनो वाली दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी। बिकॉज ब्रेस्ट में वेरिएशन है, ब्रेस्ट में इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं। तो क्या मैम ये सारे कैंसर टाइप्स में यूज किया जाते हैं? ऑलमोस्ट सारे के। और डे 1 पे ही डिसाइड किया जाता है, पहले बायोप्सी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। तो बिकॉज ये डिसाइड करने में हेल्प करता है हमें फर्दर कि हमें फर्दर ट्रीटमेंट कैसे करना है, कीमो ऐड करना है, टारगेट ऐड करना है, या फिर इम्यूनोथेरेपी ऐड करना है। और ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है, एकदम आंखें खोलने वाली बात है कि जब हम पहले दिन बायोप्सी भेजते हैं
बायोप्सी में हम जो टेस्ट भेजते हैं उससे ये भी डिसाइड होता है कि इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है? उनका डे 1 से कितना रोल है ये हमें पहले ही पता चल जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी यूज टू प्रेफर बायोप्सी ओवर एफएनएसी। पेशेंट हमसे पूछते हैं बिल्कुल मैम कि मैम आप प्लीज हमें एफएनएसी कर लो, आपको तो यही पता करना है ना कि कैंसर है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम समझाते हैं कि हमें बायोप्सी क्यों ज़रूरत है, बिकॉज हम एफएनएसी पे ये सारे टेस्ट नहीं भेज सकते, बिकॉज वी डोंट हैव टिश्यू ओनली। उसमें सिर्फ सेल्स हैं, हमारे पास थोड़े कुछ सेल्स होते हैं, पर बायोप्सी में वी हैव टिश्यू। उस टिश्यू पे हम लोग सब चीज़ भेज पाएंगे, मॉलिक्यूलर टेस्ट भी भेज पाएंगे, आईएचसी भी परफॉर्म कर पाएंगे, और हमें प्रॉपर पता भी चल पाएगा कि क्या है पेशेंट को। तो मैम ये जो टेस्ट होते हैं क्या सारे कैंसर में जो बायोप्सी लेते हैं सब में ये टेस्ट भेजे जाते हैं? जैसे लंग कैंसर में फ्रॉम स्टेज 1B ऑनवर्ड्स वी हैव द टारगेटेड थेरेपी ऑप्शंस। ठीक है मैम। ब्रेस्ट में तो फ्रॉम द डे 1 ओनली, अपफ्रंट ओनली। ओके। चाहे वो स्टेज 1 ही क्यों ना हो, हमें पता करना होता है कि HER2 पॉजिटिव है, ER/PR पॉजिटिव है या ट्रिपल नेगेटिव है। ठीक है। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, बिकॉज ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। अगर मान लो किसी का ट्यूमर हमारा 1 सेंटीमीटर भी है, ठीक है, पेशेंट पूछते हैं कि 1 सेंटीमीटर ट्यूमर निकाल देते हैं, कीमो क्यों लेना है? बट नहीं, अगर वो ट्रिपल नेगेटिव है, तीनों मार्कर्स हमारे नेगेटिव है, इन दैट केस इट हैज़ अ ह्यूज प्रोपेंसिटी टू स्प्रेड। उसमें इसलिए हमारा कीमो का रोल आ जाता है पहले, कीमो फॉलोड बाय सर्जरी। तो क्या ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कैंसर के इलाज का प्रेजेंट और फ्यूचर है? एग्जैक्टली, आई हैव टोल्ड यू ना, जैसे पहले कीमोथेरेपी वाज द ओनली ऑप्शन विद अस, तो उसमें सर्वाइवल रेट्स कम थे। अभी इन चीज़ों के आने से हमारे सर्वाइवल रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैम क्या ये इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल होते हैं? यस एग्जैक्टली, हर जगह पे अवेलेबल है, पर जो लेटेस्ट टारगेटेड म्यूटेशन है ना, उसमें क्या होता है, कई बार हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते इंडिया से, हम एक्सपोर्ट कराना पड़ता है हमें, उसमें अलग अलग चीज़ें लगती हैं। बट ऑलमोस्ट जो मेन मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, जो लेटेस्ट चल रहा है, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंडिया में। और वो सारी जो भी टेक्निक्स है हमारी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कोई भी चीज़ है, वो हम मैक्स हॉस्पिटल में बठिंडा में भी कर रहे हैं आजकल। वी हैव पेशेंट्स। जब हम ये टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स को कीमोथेरेपी नहीं देनी पड़ती है? नहीं, ये बात नहीं है। जैसे कीमोथेरेपी के साथ हम इसको अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में HER2 पॉजिटिव है, तो उसमें अगर पेशेंट को हमें कीमो लगाना है, बिकॉज वी वांट टू डाउन स्टेज द ट्यूमर साइज और वी वांट टू डिक्रीज द माइक्रोमेटास्टेसिस, तो वी अटैच द टारगेटेड थेरेपी प्लस द कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी एंड फॉलोड बाय मेंटेनेंस टारगेटेड थेरेपी विच इज गिवन टिल 1 ईयर। सो ऐसा नहीं है कि अगर ये दे दी तो कीमो हट जाएगा। नो, कीमो हैज़ अ इक्वल रोल। तो कीमो तो देना ही पड़ेगा। कीमो हैज़ टू बी गिवन, बट येस, अगर मेंटेनेंस में आपको देना है, मान लो कोई पेशेंट है मेरे पास, यानी कि इलाज कंप्लीट होने के बाद, हाँ, क्या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देने से कैंसर को पूरे तरीके से ठीक कर दिया जाता है? nothing is 100% curable in cancer. It is always said that these treatment are given to decrease the chance of recurrence, to decrease the chance of relapse, but not to 0%. क्या ये इलाज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मिडिल क्लास फैमिली शायद इनको अफोर्ड नहीं कर सकती? It costs around 4 lakhs. पर उसमें अच्छा चीज़ क्या है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, हमें पता है 4 lakhs एक्सपेंसिव है, बट कंपनी ने एक पैप दिया होता है। पैप इज पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम। ओके। उसमें क्या है, फ्यू इंडिकेशंस हैं, जैसे कोई की इम्यूनोथेरेपी की 17 इंडिकेशंस है जो कि अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड है। उस इंडिकेशन, अगर आपका पेशेंट उस इंडिकेशन में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा मेलानोमास है, ईसोफेगस है, ऐसे पेशेंट जो फॉल कर रहे हैं उस इंडिकेशन में, उन्हें 1+1 मिल जाता है। मतलब दे हैव टू पे 2 lakhs एंड दे विल गेट 2 lakh थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने सेशन में हम देने पड़ते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितने सेशन देने पड़ते हैं, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम ट्यूमर साइज, इट वेरीज फ्रॉम। एक सेशन कितने, मतलब कितने दिनों का होता है? कुछ इम्यूनोथेरेपी हर 2 वीकली भी देते हैं, कुछ हम 3 वीकली देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर हम पूछना चाहें कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का सक्सेस रेट कितना है, तो आप इसके बारे में क्या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे? जैसे हमारा किडनी कैंसर है, ठीक है, उसमें हमारा इम्यूनोथेरेपी इज़ अ वंडर ड्रग, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसका आता है बहुत अच्छा आता है। ऐसे बोला जाता है अगर इम्यूनोथेरेपी जिसके लिए अच्छी है तो उसके लिए भगवान है, और जिसके लिए नहीं अच्छी उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, एकदम ठीक हो सकता है कैंसर से पेशेंट, कैंसर मुक्त भी हो सकता है? कैंसर मुक्त नहीं होता, मतलब ये होता है कि बिल्कुल जो चीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि 1 साल में वापस आ जाएगा, इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी के आने से उसका टाइम इंटरवल तो बढ़ गया। ऐसे ही हमारा जो एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसमें इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत अच्छा है। तो जब वो पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी चल रही होती है, तो क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं? एग्जैक्टली, नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। क्या ये ट्रीटमेंट काफ़ी नए हैं?
बहुत ज़्यादा नहीं है, इट हैज़ बीन मतलब 7-8 साल 9 साल हो गए इन ट्रीटमेंट को चलते। क्या इसमें कोई एज ग्रुप भी डिपेंड करती है मैम? इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज वी कैन गिव इम्यूनोथेरेपी। बच्चों में भी दे सकते हैं? बच्चों में अभी डेटा नहीं है। ओके। अडल्ट्स में वी दे सकते हैव सफिशिएंट एविडेंस। क्या कोई डाइट और लाइफस्टाइल से कोई कनेक्शन होता है? नहीं, डाइट का कुछ कनेक्शन इम्यूनोथेरेपी के साथ नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली कैंसर के साथ है कि हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए, हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा मोटापा नहीं आना चाहिए। बट ऐसा डाइट का कनेक्शन इम्यूनोथेरेपी के साथ नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी पेशेंट को किसी चीज़ के लिए। क्या ये जो ट्रीटमेंट होते हैं किसी पेशेंट पे ज़्यादा काम करते हैं, किसी पे कम काम करते हैं? एग्जैक्टली। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। किसी का बहुत ज़्यादा वीक होता है कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, किसी का बहुत स्ट्रांग होता है कि सब कुछ होने पे भी, जैसे कोविड आया किसी को नहीं हुआ किसी को हुआ। ये डिपेंड तो इम्यून सिस्टम भी करा ना, किसी का अच्छा इम्यून सिस्टम था उसका नहीं करा इफेक्ट, किसी को बहुत जल्द झट से कर गया इफेक्ट, तो इट ऑल डिपेंड्स। आपके प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस जिसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आया है? हाँ, जैसे मेरे पास एक पेशेंट था जो कि स्टेज 4A था। स्टेज 4A का मतलब होता है हमारा सर्विक्स का पेशेंट था जिसका ट्यूमर रेक्टम में चला गया था, मतलब फैल चुका था। हाँ, पेशेंट के फीसेस भी उसमें से पास हो रहे थे यूरिन वाली जगह से। पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, बिल्कुल गंदी स्मेल, पेशेंट बहुत टायर्ड हो चुका था अपनी चीज़ों से। फिर उसके हमने कोलोस्टमी करा के, मतलब बैग बाहर लगा के सर्जरी कराने के बाद, मतलब पैलेटिव सर्जरी ओनली, उसके बाद हमने पेशेंट को कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी दोनों पे लिया। मतलब आफ्टर 6 साइकिल्स ऑफ इम्यूनो प्लस कीमोथेरेपी द पेशेंट वाज इन CR, मतलब नो ट्यूमर सेल्स वर देयर इन द बॉडी। उसके बाद हमने पेशेंट को मेंटेनेंस पे डाला। मतलब कंप्लीट रिमिशन, मतलब कंप्लीट रिस्पांस, मतलब कि ट्यूमर सेल्स मतलब हमने जो पेट किसी भी टेस्ट में नहीं आ रही, जब हमने पेट स्कैन कराया उसमें ट्यूमर सेल्स नहीं थे, उसमें लिखा था कंप्लीट मेटाबॉलिक रिस्पांस। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमने पेशेंट को मेंटेनेंस पे डाल दिया। पेशेंट वॉज टेकिंग इम्यूनोथेरेपी टिल डिसीज प्रोग्रेशन, मतलब जब तक डिसीज वापस नहीं आए तब तक लेना पड़ेगा, हम बीच में रोक नहीं सकते। ठीक है। तो पेशेंट वॉज वेल फॉर अराउंड 4 years। 4 years बहुत बड़ा टाइम। अराउंड 4 years। 4 years के बाद दोबारा से कुछ टिश्यू डायग्नोज हुए, दोबारा से कुछ सेल्स आए, तो दोबारा से हमने रीचेक करे एंड देन स्टार्टेड ऑन द ट्रीटमेंट। और वो भी हमने बीच में, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी उसकी बंद करनी पड़ गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, अदरवाइज पेशेंट का ट्यूमर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बहुत लोग कहते हैं कि इम्यूनोथेरेपी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। इट इज़ लाइक अ नेचुरल ट्रीटमेंट बिकॉज ये कहीं पे कुछ यूज़ नहीं हो रहा, अपने कोई सेल्स पे अटैक नहीं कर रहा। ये बिकॉज हमारा होता क्या अंदर, हमारा एक PD-1 रिसेप्टर होता है, एक PD-L1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़ के वो क्या करते हैं, हमारे जो T सेल्स होते हैं लड़ते हैं हमारे सेल्स को, उनको कम कर देता है। T हेल्पर सेल्स को कम कर देता है, और जो गंदे वाले सेल्स होते हैं, ख़राब वाले सेल्स, उनको बढ़ा देता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कैंसर सेल्स की प्रोग्रेशन बढ़ जाती है। इन दोनों को आपस में फ्यूज़ ना करें, आपस में जुड़े ना, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। ओके, जब हमने बताया था ना पहले कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसा चीज़ होती है कि आपस में जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और कैंसर सेल्स ही क्या करते हैं, हमारे जो अच्छे वाले T सेल्स होते हैं उनको कम कर देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे अंदर बॉडी में शक्ति नहीं लड़ने की, तो फिर कैंसर सेल्स क्या करते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम जो इम्यूनोथेरेपी काम क्या करती है, उन सेल्स को आपस में जुड़े ना, PD-1 और PD-L1 आपस में ना जुड़े, नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे जो अच्छे वाले सेल्स हैं, हेल्पर T सेल्स, दे विल एक्टिवेट होंगे, तो वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे हमारे कैंसर सेल्स को। तो दिस इज अ मैकेनिज्म बेसिकली। तो जैसे कि आपने बताया कि ये शायद फ्यूचर है, प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी है, तो इसके अलावा मैम कैंसर के ट्रीटमेंट में और क्या क्या एडवांसमेंट हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं? जैसे अभी CAR-T सेल इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एक CAR-T सेल थेरेपी है। ठीक है, जैसे इम्यूनोथेरेपी होती है वैसे ही CAR-T सेल थेरेपी है, जिसका रोल हमारे ल्यूकीमियाज में, लिम्फोमाज में, माइलोमाज में तो चल रहा है। मतलब इट इज़ ऑलरेडी स्टडीज आर गोइंग ऑन, ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, और कुछ पेशेंट में चल भी रहा है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी वैसे ही सोच रहे हैं कि CAR-T सेल हमारे सॉलिड ट्यूमर्स में भी आ जाएंगे। सॉलिड का मतलब ब्रेस्ट, लंग, ओवरी, इन सब में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लेटेस्ट है वो CAR-T सेल है। थैंक यू मैम, ये हमारा आज का पॉडकास्ट था। स्टूडियो में आने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।